evening friend. I am Arvind Kumar Yadav. Today we will discuss the polity lecture and start with first question. Our first question is 42 constitutional अमेंडमेंट हेल्ड ऑन। तो जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आते हैं सभी ऑप्शनों पे। तो पहला ऑप्शन आता है 1982 में क्या हुआ था, तो उस समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी और उस समय 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो इस समय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था। अब आते हैं 1976, इस समय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी करेक्ट आंसर है 1976। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उस समय संविधान का संशोधन हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। इस समय देश में संविधान में बहुत सी चीज़ों का मतलब चेंज हुआ था और यह बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का मतलब चेंज हुआ था उस समय। अब आते हैं 1978, इस समय संविधान में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और इस 44 अमेंडमेंट में जैसे इंटरनल इमरजेंसी को आर्म रिविलियन कर दिया गया और उसके बाद संपत्ति का अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 31 में है उसको चेंज करके लीगल राइट बना दिया गया जो आर्टिकल 300A में है। तो इसमें 1978 में जो हुआ था ये 44 अमेंडमेंट हुआ था। और उसके बाद 1985 में हमारा वोटिंग राइट जो यानी 61 अमेंडमेंट हुआ, जो एक वोटिंग की राइट को 21 साल से घटा के उसको 18 साल कर दिया गया, यानी 18 साल कर दिया गया। तो उस समय राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का करेक्ट आंसर है 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरबीआई फाउंडेशन ईयर। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक की आरबीआई का फाउंडेशन डे होता है पहले करेक्ट आंसर देखते हैं 1935 में। तो इस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता। उसके बाद 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया मुंबई और आरबीआई को नेशनल बैंक बनाया गया 1949 में। और आरबीआई भारत का नेशनल बैंक है और ये सारे का 1 रुपये और सिक्कों को छोड़ के सारे नोटों को की छपाई करता है। आरबीआई भारत का नेशनल बैंक है और आरबीआई के अंदर ही सभी बैंक आते हैं। और जो 1978 है, अब आते हैं अलग अलग ईयर में। तो जो 1937 ईयर है उसमें आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था सेकेंड वो शिफ्ट हुआ मुंबई में, पहला चीज़। दूसरा चीज़ बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से। और 1978 ईयर की बात करें तो इस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और उसके अलावा 97 उस समय भारत के प्रेसिडेंट है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे, तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे और वो निर्विरोध चुनाव जीते थे और वो तेलंगाना से आते हैं। और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस समय 14 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और इस तरह से हमारा आरबीआई फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1935 में ये हुआ था। और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हु इज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1947, यानी जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। तो करेक्ट आंसर होता है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कहाँ से आते हैं, तो ये बिहार से आते हैं। और ये जेबी कृपलानी फिर बाद में कांग्रेस से छोड़ दी और उसके बाद 1961 में यह कांग्रेस अविश्वास 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पहले व्यक्ति थे। और जेबी कृपलानी की वाइफ यानी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर थी। और अब आते हैं और नामों की तरफ। तो महात्मा गांधी
जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन किए थे, उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, 1918 में अहमदाबाद मिल किए थे, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, 1932 गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद 1932 में 1932 में पूना फैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसलिए लाहौर 26 जनवरी 1930 को मांग किए थे, इसलिए 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए जब संविधान लिख कर तैयार हुआ तो उसको 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद पहले फूड मिनिस्टर थे, उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके अलावा ये बिहार से आते हैं, और इनकी एक बुक है गांधी जी इन चंपारण, जब गांधी जी चंपारण में गए थे तब वो बुक लिखे थे। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से वो 1963 तक लॉन्ग टर्म तक प्रेसिडेंट रहने वाले व्यक्ति भी हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि इंडियन प्रेसिडेंट आईएनसी के जो प्रेसिडेंट है 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस समय कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1947, तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के आज़ाद भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह जो आज़ाद भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड प्रेसिडेंट, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन असेंबली के भी एम्बेसडर रह चुके हैं। यानी करेक्ट आंसर होता है, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बलदेव सिंह थे। और इसके अलावा कुछ हम और बातें करें तो अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं अगर, तो वो पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय के, और उनका जन्मदिन 11 नवंबर को होता है, और वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और 6 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। बलदेव सिंह की बात करते हैं तो ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे। जेबी कृपलानी की बात करें अगर, तो जेबी कृपलानी आईएनसी के प्रेसिडेंट 1947 में, वो बिहार स्टेट से आते हैं, और 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट लाया गया था, तो 15 बार इंदिरा गांधी पर लाया गया था। उसके बाद फर्स्ट आईएनसी की भारतीय प्रेसिडेंट, तो उस समय आ जाता है सरोजनी नायडू का नाम। और अगर ऐसे कहें तो नॉन भारतीय के में तो आ जाता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, जबकि सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। 1925 फेमस है, काकोरी कांड में हुआ था। उसके बाद 1947 काकोरी कांड हुआ था, और उसके बाद 1922 में ये हुआ था चौरा चौरी कांड। और चौरा चौरी कांड कहाँ है, चौरा चौरी प्लेस कहाँ है, तो ये है गोरखपुर के पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जीएसटी डे यानी जीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इसका फुल फॉर्म होता है। जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही क्यों, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। भारत लागू करने वाला कौन सा देश है, 161वां नंबर। और जीएसटी भारत में कितने स्लैब है, तो 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, और उसके बाद 28 है। और जीएसटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीएसटी किस कंट्री में लगती है, तो भारत में लगती है 28%। भारत जीएसटी कितने परसेंट तक मैक्सिमम कर सकता है, तो वो है 40% तक। और जीएसटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी है, तो जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जीएसटी 3 टाइप की होती है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जीएसटी के मतलब जीएसटी के हेड कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और पहले जीएसटी के हेड कौन रहे हैं, तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यानी अरुण जेटली थे। प्रेजेंट में कौन है, तो निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण
पहली सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर है और बजट के पेश करने वाली पहली महिला थी। और कौन थी फाइनेंस मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी। तो इस तरह से सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद ये हो जाती है। और उसके बाद डिजिटल बजट पेश करने वाली कौन है? तो निर्मला सीतारमन। और उसके अलावा जीएसटी, उसके बाद कोरोना के लिए भारत में कितना बजट कोरोना के लिए दिया गया था? तो 35,000 करोड़ रुपए। और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं। फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो हम आते हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 होता है। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार यानी नेचुरल जो राइट होते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया गया? तो यूएसए से बोरो किया गया। फंडामेंटल राइट इनिशियली फंडामेंटल राइट कितने पार्टों में डिवाइड था? तो 7 पार्टों में, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने हैं? 6 पार्टों में। एक कौन सा हट गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। जो अब राइट टू प्रॉपर्टी हट गया जो आर्टिकल 31 में था उसको आर्टिकल 300A में कर दिया गया, जो कि इस समय लीगल राइट है। और 300 कर दिया गया। और कौन से संशोधन में वो फंड हट गया? तो 44वें संशोधन में वो हटा दिया गया। और 44वें संशोधन कब हुआ? 1978 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और इस तरह से हमारे संविधान में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होता है। उसके बाद उसमें अगर आर्टिकल 90 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21A की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 18 की बात करें तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 32 रिट दायर के लिए, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था कि संविधान की आत्मा जो किसी के फंडामेंटल राइट को एबॉलिश करे तो उसको वो आर्टिकल 32 के थ्रू रिट दायर कर सकता है। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट में जाके वो रिट दायर कर सकता है। तो इस तरह संविधान में हर भारत के नागरिकों के लिए आर्टिकल 12 से 35 तक उसके फंडामेंटल राइट दिया गया है। और फंडामेंटल राइट सस्पेंड किस केस में होता है? तो जब देश में इमरजेंसी होता है यानी 352 यानी नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 90 सस्पेंड हो जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 to 51 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। और एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, सोशलिस्ट स्टेट की बात करता है। और इसमें गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट एंड लिबर्टी प्रिंसिपल की बात की जाती है। आर्टिकल 40 पंचायती राज, आर्टिकल 44 सिविल राइट कोड, आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 48 इक्वल टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 50 जो कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और इनकी बात करता है। आर्टिकल 51 ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करता है। उसके बाद 49 जो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करता है। इस तरह से डीपीएस की भी बात हो जाती है। आर्टिकल 42 51 ये पार्ट 5 आता है, और ये पार्ट 4 आता है, ये पार्ट 3 आता है, और ये पार्ट 1 आता है। और उसके बाद बात करते हैं जो कि 52 जो संविधान के देश के जो कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट में जैसे आर्टिकल 52 से 152 जो यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो 52 क्या है? तो 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। उसके बाद अगर कुछ इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 क्या है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 क्या है? आर्टिकल 81 क्या है? तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और राज्यसभा को अपर हाउस। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि आर्टिकल जो 79 यानी आर्टिकल 79 में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा जो कभी डिजॉल्व नहीं होती है वाली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं और हर 2 साल पर एक 1/3 रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद 6 साल तक उनका टेन्योर होता है और उसके बाद 2 साल पर न्यू वैकेंसी आती है जो आर्टिकल 79 में है। और राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है। लोकसभा आर्टिकल सॉरी जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात की गई और आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की है। आर्टिकल 81 यानी लोकसभा आर्टिकल 81 लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है जो कि हर 5 सालों पर, और उसके बाद उसका न्यू फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर होता है और ये परमानेंट संस्था नहीं है। और उसके बाद आर्टिकल 1 to 5 यानी यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। इसमें भारत के टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, इन सब के बारे में बात किया गया है। ये पार्ट फर्स्ट में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल आते हैं जो कि इस बार का यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। तो राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में मेंशन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आज के यूपीएससी एग्जामिनेशन इन 2020-21। तो आर्टिकल जो 21 होता है, 21 ये राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, यानी निजता के अधिकार की बात करता है। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो आर्टिकल 32 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं और इसके बारे में संवैधानिक अधिकार, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को कहा है। उसके बाद आर्टिकल 15 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि इक्वलिटी की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 21 ए क्या है। तो आर्टिकल 21 यह राइट टू एजुकेशन है। इसको कब एड किया गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 45 भी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 21 ए भी बात करता है और उसके बाद डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट भी इसकी बात करता है। और जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट आई थी जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था और ये 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट की ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, नेहरू रिपोर्ट को ही संविधान की ब्लू प्रिंट कहा जाता है और इसी के बेसिस पर संविधान को तैयार करने में, जिसमें फंडामेंटल राइट की पहली बार बात की गई थी, उसके बाद इसके हेल्प लिया गया था। और जो हमारा संविधान है उसका 74% भाग जो कि 1935 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहा गया था। उसके बाद 1917 की बात करें तो 1917 की बात करें तो उसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1925 की बात करें तो इस समय देश में काकोरी कांड हुआ था और उसके बाद सरोजनी नायडू INC के प्रेसिडेंट बनी थी। 1935 की बात करें तो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद 1928 में बात करें तो इस समय नेहरू रिपोर्ट आया था। एक और रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। उस समय लाला लाजपत राय की लाठी उनसे चोट लगने के कारण डेथ हो गई थी। उसके बाद इस तरह से तो हमारा करेक्ट आंसर है 1928, नेहरू रिपोर्ट 1921 में आई थी। और इस तरह से बंगाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बंगाल डिवीजन यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और 1905 में हुआ था और उसमें बंग भंग आंदोलन भी उस समय चला था। और उसके बाद 1909 की बात करें तो 1919 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था जिसमें से मुस्लिमों को अलग इलेक्टोरल की डिवीज़न दिया गया था, जिससे भारत में डिवाइडेशन के पावर बढ़ गया था। मॉर्ले कौन था, तो सेक्रेटेरिएट था और मिंटो कौन था, तो वायसराय था। उसके बाद उसी तरह 1990 में आया था। तो 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला
वाला हत्याकांड कांड हुआ था, और उस समय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो अरेस्ट कर लिया गया था, उसके हिसाब से आंदोलन हो रहा था अमृतसर में। तो इसके अगेंस्ट जब आंदोलन हो रहा था, उसी समय जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसकी वजह से भारत में ज़्यादा लोगों की जान गई। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब बात करते हैं 1985 में। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड इस समय एक और चीज़ हुई थी, कांग्रेस का फाउंडेशन ईयर हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? बेमस चंद्र बनर्जी। कहाँ पर हुआ? मुंबई में, गोपाल दास संस्कृत तेजपाल संस्कृत स्कूल में। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में क्या हुआ? तो 1907 में हुआ हिंदू मुस्लिम डिवीजन, मतलब कांग्रेस डिवीजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में मुस्लिम लीग फाउंडेशन, 1907 में कांग्रेस का डिवाइडेशन। 1916 में फिर उसके बाद 1916 में हुआ था क्या? वो कांग्रेस का पुनः फिर मिलन हुआ। उस समय कांग्रेस आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी मीटिंग में गांधी जी को बिहार के राजकुमार शुक्ला ने बिहार आने के लिए इनवाइट किया, और जो चंपारण सत्याग्रह करने के लिए इनवाइट किया। तो उस समय ये अधिवेशन कहाँ हुआ? 1916 वाला लखनऊ में हुआ था। और उस समय अंबिका चरण मजूमदार थे। 1917 में कहाँ हुआ? 1917 में एनी बेसेंट ने किया था, और ये पहली मुस्लिम थी जो आईएनसी की थी। तो पूरे ईयर के हिसाब से तो बंगाल डिवीजन 1905 में हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो रिपोर्ट, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, और प्लस जेम्स फोर्ड रिपोर्ट भी आई थी 1919 में। 1985 में क्या था? लॉर्ड डफरिन और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और बीएमएस चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद गोपाल दास संस्कृत तेजपाल संस्कृत में हुआ था। इसके साथ ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हमारा लेक्चर ओवर होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।